तो आइए अब शुरू करते हैं हुंकार। खेला होबे। बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की ओर से दिया गया ये नारा आम हो गया था। लोगों की जुबान पर यह नारा चढ़ गया था। चुनाव के नतीजे आए तो लगा कि जो खेला होना था अब वो चुनाव नतीजों के साथ खत्म हो गया मामला, ऐसा लगा। लेकिन आज सुबह से बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि खेला अभी बाकी है। आज सीबीआई की टीम ने कोलकाता में ममता के 2 मंत्रियों, 1 विधायक और 1 पूर्व करीबी यानी 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनमें ममता बनर्जी के करीबी फरहाद हाकिम शामिल हैं। ये जो पूरा मामला है वो नारदा स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें इन नेताओं पर पैसे लेने का आरोप है। नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो ममता बनर्जी खुद मैदान में कूद गई, सीबीआई दफ्तर जा पहुंची ये कहने के लिए कि मुझे भी गिरफ्तार करो। तो सवाल ये उठता है और हुंकार का भी आज यही सवाल है कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी बंगाल में खेला करने में अब भी लगी हुई है, या फिर अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो ममता वहां पर उसे राजनीतिक खेला में आखिर क्यों तब्दील कर रही है। तो आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले रिपोर्ट देखिए। बंगाल में नतीजों के बाद केंद्र और ममता सरकार के बीच टक्कर की ये नई तस्वीर है। सुबह नारदा घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, पूर्व मंत्री और मौजूदा तृणमूल विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ देर की पूछताछ के बाद चारों नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। CBI has today arrested 4 then ministers of government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification from the string operator. सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं। ममता के बाद उनके समर्थक भी भारी तादाद में सीबीआई दफ्तर के बाहर पहुंच गए। कुछ देर के बाद ये भीड़ बेकाबू हो गई। तृणमूल समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठियां भांजी। देख सकते हैं क्या तस्वीर है यहाँ फिलहाल निजाम पैलेस के बाहर। तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों समर्थक यहाँ फिलहाल इकट्ठा हो गया। उधर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आज जिन 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है उन सभी के खिलाफ सीबीआई के पास साइंटिफिक एविडेंस है कि उन्होंने पैसे लिए थे या रिश्वत लेने की बात कबूल की थी। सीबीआई के आला अधिकारी के मुताबिक इस मामले में जो टेप सामने आया था सीएफएसएल की जांच के दौरान उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं पाई गई थी। पहले बंगाल में चुनाव, फिर नतीजों के बाद हिंसा और अब सीबीआई की कार्रवाई। केंद्र और ममता सरकार के बीच टक्कर थमने का नाम नहीं ले रही। इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान हुंकार में आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिज्ञान प्रकाश जी, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अवनीजेश अवस्थी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आज की चर्चा में। जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बता दूं कि बीजेपी ने आज की इस चर्चा में शिरकत होने से मना कर दिया है। बीजेपी इस चर्चा में शामिल नहीं हो रही है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आखिरकार बंगाल में ये क्या हो रहा है, सबसे पहले मुझे लगता है इसको जरा समझना चाहिए। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी के पास चलती हूं मैं और उनसे जानती हूं कि बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरीके से एक्टिव सीबीआई हुई है, अगर ये कहा जाए कि बंगाल सियासत का बदलापुर बन गया है, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? अवनीजेश अवस्थी जी। रोमाना जी, अगर ये चुनाव से पहले होता तो कि देखिए चुनाव आ गए हैं
तो इसलिए उनके ऊपर केस चलाए जा रहे हैं। तो ये बात होती, चुनाव के बाद आया तब ये बात है। महत्वपूर्ण बात ये है कि टीएमसी के नेताओं ने या कांग्रेस ने जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने कहा है कि इनके ये लोग तो है ही जिनको पकड़ा गया, ये तो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में थे ही, ये तो अपराधी हैं ही, इनके अलावा वो लोग और थे जो बीजेपी में चले गए। मान लिया कम से कम ये 4 लोग तो अपराधी हैं, इनके ऊपर ये तो बात नहीं है ना कि अपराधी नहीं है, ये तो शायद कोई भी नहीं कह रहा। अपराधी है या नहीं इसका फैसला तो अदालत करेगी, अभी तो जांच चल रही है, अभी तो एक्शन हुआ है। अदालत हाँ अदालत ने ही कहा है ना कि इस पर केस चलाया जाए। हाँ। केस ही चल रहा है ना, जिनको केस कैसे चलेगा, पकड़ करके आरोपी बनाकर केस चलेगा, अपराधी कहकर तो नहीं केस चल रहा है मेरे ख्याल से। मैं जो कह रहा हूँ कि जिनके बारे में बाकी लोगों के बारे में जो बात की जा रही है, हाँ जी। चाहे शुभेंदु अधिकारी या मुकुल राय के बारे में, वो भी हो सकते हैं, उनके ऊपर भी केस चलना चाहिए। लेकिन जिनके ऊपर केस चल रहा है उनके बारे में ये तो नहीं है ना कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है और बिना किसी आरोप के उनको सीबीआई ने धर लिया। हाँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात टाइमिंग नहीं, तो मैंने तो पहली बात को ही लेकर सवाल पूछा ना, इसीलिए तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में क्या सियासत का बदलापुर यही खेला हो रहा है क्या? क्योंकि सिलेक्टिव बंगाल में कार्रवाई हो रही है, यही तो टीएमसी कह रही है। ये सिलेक्टिव कार्रवाई की वजह से तो ये सवाल बन रहा है कि साहब ये सियासत का बदलापुर चल रहा है क्या बंगाल में, कि बीजेपी चुनाव हार गई बंगाल में तो फिर सीबीआई का इस्तेमाल करके इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे क्या? ये सवाल था सर। सीबीआई, मैं रोमाना जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जिन जिन पर आरोप है उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उनके खिलाफ। हो नहीं रही है सर, लेकिन जी नहीं हो रही वो, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि ये जीतने के कारण इनको इम्यूनिटी मिल गई कि अब इनके खिलाफ जांच नहीं होगी। हाँ। नहीं सर, जीते तो वो भी है सर, जीते तो मुकुल रॉय भी है, जीते तो शुभेंदु अधिकारी भी हैं जिनके नाम इस लिस्ट में है, लेकिन वो दरअसल बीजेपी के टिकट पे जीते हैं। वो ममता बनर्जी से बगावत करके बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के टिकट पर जीते सर। इसीलिए सवाल मैंने आपसे जो पहला पूछा वो यही सवाल था कि सियासत का बदलापुर है क्या ये? सर सवाल इसीलिए था, आप बार बार वो बात कह रहे हैं और मैं उसी को अंडरलाइन कर रही हूँ। जी आप वही बात कह रहे हैं सर, मैं उसी को अंडरलाइन कर रही हूँ। खिलाफ भी बात होनी चाहिए, लेकिन जब टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, अगर चुनाव से पहले होता, नतीजों से पहले होता तो कहता चाहिए इस तरह क्यों हो रहा है चुनाव के समय में। टाइमिंग पर आप कह रहे हैं कि टाइमिंग पर सवाल उठाना वाजिब नहीं है, क्योंकि साहब वो तो अगर चुनाव से पहले होता तो कहा जाता कि चुनाव में फायदा लेने के लिए। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि साहब बारी सबकी आएगी, इसमें कोई सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अब मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, आइए मानव जी। फिर ममता बनर्जी 6 घंटे तक कलकत्ता के अंदर सीबीआई के दफ्तर में बैठकर क्या कर रही थी? दीदी दादागिरी दिखा रही थी? मैडम सभी को मेरा नमस्कार है और आपके चैनल से पूरे देश को मैं नमस्कार कहता हूं और हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। टुडे इंडिया नीड्स ब्रेथ, हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बीजेपी को विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करनी है। क्या ठीक है, जो वो करना चाहती है वो करे। और हमारी जो नेत्री है वो फ्रंट लाइन नेत्री है, उन्होंने किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक चीज किया है, उन्होंने कार्य का निर्वाह करते हुए अपने लोगों के साथ खड़े रहने की क्षमता दिखाई है। इनके पास क्षमता है, हमारे पास ममता है, फर्क इतना ही है। और जहां तक दीदी का प्रश्न है, और जिस तरीके से सुबह 8 बजे जो आज हुआ, लेकिन कहीं 8 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है मैडम किसी अस्पताल में। बहुत सारे अस्पतालों में लोग नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप इतनी संवेदनशीलता के साथ अपनी बात कर रहे हैं। बहुत सही आपने अंडरलाइन किया साहब कि इस वक्त देश को सांसों की जरूरत है, सांसों के लिए लड़ना चाहिए। और आप जिन ममता दीदी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि वो फ्रंटलाइन एकदम से नेत्री हैं, आगे आकर वो लड़ती हैं, तो कम से कम जिस वक्त भीड़ जुट रही थी निजाम पैलेस के बाहर, उन्हीं के कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो रहे थे वहां पर सुरक्षा बलों के साथ, उस वक्त आकर याद दिला देती कि इस वक्त सांसों के लिए लड़ाई लड़नी है, इस वक्त ये भीड़ मत जुटाओ। तब भूल गए कोरोना, तब कोरोना भूल गए, क्योंकि तब अपनी राजनीति चमकानी थी। नहीं मैडम, आप तो समझ ही नहीं पाए। दीदी मैं तो तस्वीरें भी दिखा रही हूँ सर, घूम रही हैं। सर मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। वो कहते हैं ना सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है ना सर। साथ ही साथ मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। ये सांसों के लिए लड़ना था सर, तो फिर ये टीएमसी नेताओं के चक्कर में ये सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तमाशा क्यों किया? और कहाँ थी आपकी वो फ्रंटलाइन नेत्री? उन्होंने बाहर आकर क्यों नहीं कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि हटो यहाँ से, ये सांसों के लिए संघर्ष करने का समय है, जाओ यहाँ से, भीड़ मत जुटाओ? कहाँ थी वो?
नहीं, आपने सुना ही नहीं। मैं दीदी ने भी किया और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन्होंने भी, यूथ के हमारे बहुत सारे यंग नेता लोग हैं, उन्होंने भी ट्वीट करी, उन्होंने भी लोगों को जाके समझाया। ये बंगाल की भूमि है, थोड़ी भावुक होती है और हमारे जो लोग हैं काफी भावुकता रहते हैं। ये भी तो बंगाल के सिटीजन है, ये भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। वाह सर, खाली इसको पार्टी से आप करें तो भावुकता कर लेते हैं। आप करें तो भावुकता, बाकी करें तो लोग सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी कौन मैडम? वाह सर वाह, बाकी कौन? वाह सर वाह, जिनको आप घेर रहे बाकी कौन? हैं, जिनको आप घेर रहे हैं, किसको घेर रहे हैं? आप किसको घेर रहे हैं? आप क्या बताइए। देश में मैडम, देश में जो अगर कोई नागरिक हो, कोई भी अगर इंसान हो, वो क्या अपने विरोध को जता नहीं सकता? क्या हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? अभी कह रहे थे 700 के लिए लड़ाई लड़नी है देश को, 700 के लिए लड़ाई लड़नी है सर, तो जरा संभल कर कोरोना प्रोटोकॉल की एहतियात बरतते हुए लड़ लेते ना सर। यहाँ तो राजनीति चमकाने के चक्कर में एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। मैं तो इसीलिए तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप मुझे ये बताइए सर, 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में एक मुख्यमंत्री के बैठने का क्या मतलब बनता है? वो भी तब जबकि सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश पर अपनी कार्रवाई कर रही है, अपना काम कर रही है। हाईकोर्ट के नहीं मैडम, हमारे जो गवर्नर साहब है ना, जो बीजेपी के मुखपात्र बोलते हैं बंगला में, जिसको स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं, ये शायद वो बीजेपी के नेता ही है। अभी तक वो गवर्नर रोल पे आ ही नहीं पाए कभी, जब से बंगाल पहुंचे हैं। प्रॉब्लम उनके साथ क्या हो रही है कि उनको टोटो दिख रहा है, उनको लोटो दिख रहा है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है लोगों की संवेदनाएं। उनको नहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन के लिए क्या प्रॉब्लम है, चलो उसके लिए भी आवाज उठाएं। उन्होंने हमारे जो हमारा जब तक ओथ होगा, जब तक हमारे स्पीकर अपने शपथ लेंगे, उसके पहले ही उन्होंने सीबीआई को आउट ऑफ द रूट जाके कर दिया। ये जो बाईपास वाली रूट है ना, ये इनकी सरकार जानती है। इन्होंने बाईपास करते हुए जितने भी लोकतंत्र में जितने भी मैंडेट मिले हैं, उसको खंडित करने के लिए, उसको मलाइन करने के लिए इन्होंने इतिहास रचा है। अच्छा एक सेकंड, आप ये जो पॉइंट उठा रहे हैं, ये टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया गया है, ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाया गया है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब प्रदीप सिंह जी बेहतर दे पाएंगे। प्रदीप सिंह जी, क्या बिना नोटिस के मंत्रियों को जो गिरफ्तार किया गया है, जो सवाल यहां पर टीएमसी उठा रही है कि राज्यपाल ने बैकडोर से हस्ताक्षर कर दिए और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई कर ली, क्या ये सवाल बनता है सर? देखिए, राज्यपाल जो भी करते हैं या जो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो कुछ बैकडोर से नहीं होता। उनको वो संविधान ने अधिकार दिया है, इसलिए उन्होंने दस्तखत किया। ये आप औचित्य का सवाल उठा सकते हैं कि क्या गवर्नर को उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करना चाहिए था या नहीं। ये सवाल बार बार उठते रहे और बहुत से मामले ऐसे हुए हैं जब सांसद या विधायक की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी पहले हुई है, सूचना विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष को बाद में दी गई। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी किसको बचाने के लिए गई जी? ये लोग भ्रष्टाचार के अभियुक्त हैं। अगर आज इनकी गिरफ्तारी बिना किसी अभियोग के, बिना अदालत के आदेश के हुई होती, तो एक बात समझ में आती कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जी। हाई कोर्ट ने 2017 में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल ठीक है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की पुलिस जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। उसके आधार पर ये जांच हो रही है। अब उस जांच के लिए सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया है। सीबीआई अदालत में कह रही कि इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए हमको इनकी कस्टडी दी जाए। उनका जो बचाव पक्ष है उससे मना कर रहा है। ठीक है, ममता बनर्जी अगर ये लड़ाई उनके पास सरकार है, तंत्र है, कानून के हथियार से लड़ती तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है सर, तो यहाँ पर अब दो सवाल यहाँ पर साफ तौर पर खड़े हुए। जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें। मैंने आज तक किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से अभियुक्तों के बचाव में सीबीआई या पुलिस हेडक्वार्टर जाते हुए नहीं सुना। बिल्कुल सर, ये तो साफ नजर आ रहा है और वो 6 घंटे तक वहां पर रही, ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया है। मुझे लगता है मानव जायसवाल बताएंगे कि ऐसा क्यों किया ममता बनर्जी ने। सिर्फ फ्रंटलाइन नेत्री हैं ये कहकर काम नहीं चलेगा मानव जायसवाल जी, लेकिन उससे पहले अभिज्ञान प्रकाश जी के पास हम दर्शकों को लेकर चलते हैं। तो अभिज्ञान प्रकाश जी, यहाँ पर जो बाइनरी उभर रही है वो ये कि सीबीआई एक्शन तो हो रहा है और सियासत भी होते हुए हमें नजर आ रही है। तो आखिरकार ये सीबीआई एक्शन पर सियासत, सीबीआई एक्शन पर सियासी खेला या सीबीआई एक्शन के जरिए सियासी खेला, ये हो क्या रहा है बंगाल में? नहीं, सबसे पहले तो आपकी पहली लाइन मैं खुद भी उसे पहले कह चुका हूं और आज फिर रिपीट करूंगा, वो लाइन बिल्कुल सही है
ये पश्चिम बंगाल जो है, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, ये बदलापुर में तब्दील हो गया और लगातार बनता चला जा रहा है। एक दो पॉइंट में सबसे पहले रखूंगा, वो सीबीआई के खुद के इतिहास पर। सीबीआई अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए काम करती है। ये मसला बहुत 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 बार बहुत केसेस में उठ चुका है कांग्रेस के जमाने से, तो ये कोई नई घटना नहीं है, बल्कि तोता शब्द तक का इस्तेमाल हुआ है। रिसर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ऐसा लगता है तोता चला शिकार करने। तो अभी तो खैर ये केस स्पेसिफिक पे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर हाईकोर्ट की भूमिका है। तो अपने आप में टाइमिंग पर तो सवाल उठेगा ही उठेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अवस्थी जी जो बोल रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव से पहले होता, सही बात है, तब भी टाइमिंग पर सवाल होता। अब चुनाव के बाद हुआ है, तब भी टाइमिंग पर सवाल हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, जो कोरोना काल में कोलकाता और नई दिल्ली का कामकाज साथ में मिलकर होना चाहिए था, उसकी कोई यथास्थिति नहीं नजर आती। ये अब एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। ममता बनर्जी चुनाव जीत चुकी हैं, वो भी खुद जाके, सही कहा आपने, 6 घंटा बिता देती है सीबीआई के दफ्तर में, समर्थकों को नहीं रोक पाती हैं। इससे पहले हिंसा की हमने तस्वीरें देखी हैं। यानी कि चुनाव के बाद से, इस बात के बावजूद, लेट मी रिपीट माय पॉइंट ब्लंटली, साफ साफ कह रहा हूं, कोरोना काल में भी दोनों ही तरफ से ये साफ नजर आ रहा है कि प्राथमिकता सियासी है, और ये दुखद स्थिति है। मानव जायसवाल जी टीएमसी के प्रवक्ता आकर 2-4 संवेदनशील लाइनें शुरुआत में कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट ऑफ द मैटर राइट नाउ इज कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, ये मेरी राय है, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी नजर आ रही है। कानूनी तरीके से सीबीआई चल रही है, तो इसलिए सीबीआई अपनी प्रक्रिया कर रही है, लेकिन राजनीति जो हो रही है वो प्रदेश के लिए कतई नहीं अच्छी है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। बिल्कुल। अब नीतीश अवस्थी जी, यहां पर अभिज्ञान प्रकाश कह रहे हैं दोनों तरफ से, वो कह रहे हैं खत्म हो गया चुनाव, बरकरार है तनाव, और इसके लिए दोनों जिम्मेदार। सीबीआई की साख इतनी खराब हो चुकी है कि इस वक्त जिस तरीके का एक्शन सीबीआई की तरफ से किया गया, और क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव नजर आ रहा है कि उस लिस्ट में नाम तो शुभेंदु अधिकारी का भी है, नाम तो मुकुल रॉय का भी है, लेकिन उन्हें सीबीआई ना पूछताछ के लिए बुलाती है, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। और देखिए सीबीआई किन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है, वो चेहरे जो ममता सरकार में मंत्री हैं, वो चेहरे जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो इसलिए सर, क्या यहां पर दोनों ही तरफ मतलब एक तरफ राज्य सरकार, दूसरी तरफ केंद्र सरकार, क्योंकि सीबीआई केंद्र के अंडर आती है, दोनों की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना, वो भी इस कोरोना काल, संकट काल में सियासी खेल खेल रहे हैं ये लोग। रोमाना जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं गलत हूं तो सही भी करें, मुझे लगता है मुकुल राय से लगातार सीबीआई ने पूछताछ की है और करनी चाहिए। किसी भी पार्टी में गया हो, किसी भी पार्टी का हो, जिसके ऊपर आरोप है, बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, इस देश में स्वच्छता और निर्मलता के लिए भी सीबीआई को बिल्कुल खुल करके बिना किसी भाव के करना चाहिए। अभिज्ञान ने कहा कि कांग्रेस के समय से आज कांग्रेस अगर सीबीआई के सवाल पर सोचती तो क्या उसको नैतिक अधिकार है? नैतिक का किसी भी तरीके का अधिकार नहीं होना चाहिए। और उनके एक ट्वीट पर अगर हम बहस करने लग जाएं तो पहले उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप तो नहीं बोले, कम से कम नहीं बोले। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, सीबीआई अपना काम कर रही है। ममता बनर्जी चुनी मुख्यमंत्री, क्या उनको प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में कोरोना की स्थिति पर 6 घंटे कोरोना की व्यवस्थाओं पर, कोरोना में क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, कोरोना के पेशेंट कितने हैं, उनकी क्या इस पर नहीं बोलना चाहिए था? क्या इस पर आज बहस नहीं होनी चाहिए कि चुनी हुई मुख्यमंत्री सीबीआई के ऑफिस में 6 घंटे बैठती हैं अपने मंत्रियों को बचाने के लिए? उससे ज्यादा जरूरी नहीं है कि पूरे पश्चिम बंगाल में देखें कि वो कोरोना के पेशेंट, वहां के मरीजों की क्या स्थिति है। मुझे लगता है इस बात पर बहस होनी चाहिए कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह होता है। आइए मानव जायसवाल जी जवाब दीजिए। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए 6 घंटे सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी जम जाती हैं। सर देखिए, आपने कितनी अच्छी बात शुरू की, कितनी संवेदनशीलता के साथ। दीदी ने वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? कुछ हाई लेवल मीटिंग्स कर लेती, कुछ अस्पतालों के चक्कर काट लेती, कुछ देख लेती राज्य में क्या हालचाल है कोरोना मरीजों का। मैडम, ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट है आपके लिए। ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह करते हुए ही आज यहाँ तक पहुंची है, और जो मैंडेट मिला है ये बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। इनको हाजमोला की शक्ति इनके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इनके पास लाशों का अंबार लगा हुआ है। इसलिए ये चिंतन है कि भैया वो कैसे छुपाए, लाशों को कैसे छुपाए। चलो बंगाल दिखा देते हैं,
और ममत्व का निर्वाह करते हुए हमने अस्पतालों को इंक्रीज करा, बेड्स इंक्रीज किए, ऑक्सीजन पर्याप्त कराए, घर घर लोगों के लिए हमने नंबर्स ऐड किए। हम परस्पर लड़ रहे हैं। हर एनजीओ को हमने उस तरीके से संजोया है कि जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। हम किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये अरेस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने दिखा दिया है कि दिल्ली में कैसे अरेस्ट करते हैं, क्योंकि भैया इनको अपने बच्चों को ऑक्सीजन तो क्या इंजेक्शन देने के लिए भी फुर्सत नहीं थी, इन्होंने विदेशों में भेज दिया। इसका उत्तर ये नहीं देंगे, इसका उत्तर ये देंगे अरेस्ट करके। वहां पे किसी ने ट्विटर पे कुछ अपनी मदद मांग ली तो उसका ट्विटर बैन कर दिया, उसके ऊपर अरेस्ट वारंट कर दिया यूपी में। ये उस तरीके से उत्तर देंगे तो मैडम वेंडेटा पॉलिटिक्स या विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जो इनकी चलती है वो चलती रहेगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो। लेकिन याद रखिए, गंगा का स्रोत चाहे जहां भी हो, खत्म तो गंगा सागर में ही होता है। और इनका ये स्रोत जो उन्नयन का जो भ्रम फैलाता हुआ जो इन्होंने उत्पाद मचाया था पूरे देश में, वो इसी गंगा सागर में विलुप्त हो गया है। ठीक है। अब विलय होने के बाद ये भ्रमित हो गए हैं और वो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला जो अच्छा सा मुहावरा है ना, ये इनके लिए परस्पर काम आता है। अब सर देखिए, आप खुद ही जो है एक सीबीआई एक्शन के लिए आप इतनी सारी वजह गिना रहे हैं। आप तय कर लीजिए सर कि सीबीआई एक्शन की वजह क्या है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वजह है, या फिर आप जो पहले कह रहे थे कि साहब ये बंगाल की सियासत की तरफ ध्यान खींचकर दरअसल देश के अंदर जिस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है, केंद्र सरकार उससे ध्यान भटकाना चाहती है। आप खुद तो तय कर लीजिए सर कि इनमें से है क्या। प्रदीप जी, यहां पर जो बात मानव जायसवाल कह रहे थे कि साहब दो मोटे तौर पर बातें हैं। एक, जिस तरीके से चुनाव में शिकस्त मिली बीजेपी को, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रही है वो सीबीआई के जरिए एक्शन करवाकर। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए बंगाल की सियासत की ओर सारे कैमरे मोड़ना चाहती है बीजेपी। देखिए रोमाना जी, जो मानव जायसवाल जी की बात कह रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि दोनों बातें सही है जी। मान लीजिए बीजेपी चुनाव हार गई है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही, सीबीआई के जरिए ये करा रही है। ममता बनर्जी क्यों कर रही है, इसका क्या जवाब है? जो वो कह रहे हैं कि लाशों का अंबार छिपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो 6 घंटे मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में बैठकर क्या कर रही है? अगर केंद्र सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही तो उसमें तो मदद कर रही है ममता बनर्जी। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर वो न बैठती, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए मानव जायसवाल जी को। मानव जायसवाल जी बहुत ही, सर उसके बाद आपके पास ही आ जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। मानव जायसवाल जी, इसका कोई जवाब है? बहुत सीधा सा जवाब है। हाँ जी। हम सेवा करना जानते हैं, राजनीति से शायद हम उतना नहीं कर पाए। जिस तरीके से सर ने जो बोला, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। ये बीजेपी का अपना एक मूल एजेंडा है कि भैया अभी ममता बनर्जी जब चली गई सीबीआई ऑफिस में, अरे भाई वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके 2 मंत्रियों को आप लेके गए हैं, उनके जो लोग हैं उनको आप लेके गए हैं। सर कानून अपना काम करेगा ना, मुख्यमंत्री धरना थोड़ी दे देंगी सीबीआई दफ्तर के भीतर जाकर। कानून अपना काम करेगा ना सर। मुख्यमंत्री 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में बैठकर दबाव थोड़ी बना लेंगी। मुख्यमंत्री कम से कम अपने पद की गरिमा तो रखेंगी सर। मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में जाकर बैठे, 6 घंटे तक वो सीबीआई दफ्तर में बैठी रहेंगी। और बड़ा वाजिब सवाल यहाँ पर आपने जो तर्क रखे सीबीआई की कार्रवाई को बताते हुए कि साहब ये सब तो केंद्र के इशारे पर हो रहा है, यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रदीप सिंह जी, आप बता दीजिए कि फिर उसमें ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? वो तो फिर और बीजेपी की मदद ही कर रही हैं, और ज्यादा कैमरे वहां पर डट गए सब, और ज्यादा बंगाल की सियासत पर सबका ध्यान केंद्रित हो गया। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य करते हुए जो भी उनको सही कदम लग रहा है वो कर रही है। और जहां तक बात है मैडम सीबीआई, ये सही कदम है, 100% सही कदम है, कहीं नहीं है। आज जो सीबीआई जिस तरीके से दुराचार पर लगी हुई है, हर तरीके से हर हमारे इंस्टीट्यूशन को खंडित कर दिया है, ये 2 और 2 की सरकार ने, कौन सा है हमको तो पता है। सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, इलेक्शन कमीशन तो आके चले गए, इनकी दाल गली नहीं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। मैडम 10 दिन नहीं हुआ है हम चुन के आए हैं, 2 तारीख हुआ है मैडम। सर जनता साथ है तो फिर कॉन्फिडेंट रहिए ना सर। सर फिर अपना विश्वास, आत्मविश्वास सब बनाकर रखिए। ममता बनर्जी को क्या जरूरत है सीबीआई दफ्तर में जाकर धरना दे देने की? प्रदीप सिंह जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में अब चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। प्रदीप सर आइए। नहीं, मैं इतनी बात कह रहा था कि देखिए ममता बनर्जी ने, जो अभी मानव जायसवाल जी कह रहे थे कि उनके 2 मंत्रियों को उठाकर ले गई सीबीआई, उनके 2 मंत्रियों को सीबीआई नहीं ले गई है, 4 अभियुक्तों को ले गई है। आप कानून की नजर से सोचिए, आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में नहीं हैं। विपक्ष में होती ममता बनर्जी जाती तो शायद एक बार जायज होता। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, वो अगर आज ये कहती कि सीबीआई
जो कर रही है उसको करने दीजिए। अदालत देखेगी वो मामला, अदालत तय करेगी कौन दोषी है कौन निर्दोष। मैं अपने लोगों की जान बचाने में लगी हुई है कि भाई सीबीआई ने किस कारणवश उनको अरेस्ट किया, उसका ब्यौरा लेने गई है। वो सीबीआई अदालत को बताएगी, वो ममता बनर्जी को नहीं बताएगी। वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं सर, वो वकील तो नहीं बन जाएंगी भ्रष्टाचार के अभियुक्तों की। आइए अभिज्ञान जी, प्लीज आइए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है मैडम। हाँ सर, तो अपने दफ्तर में बैठे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तहत उन्हें दफ्तर मिला है। सीबीआई के दफ्तर में जाकर क्यों 6 घंटे तक दबाव बना रही है, यही तो मैं कह रही हूँ। आइए अभिज्ञान जी। दबाव नहीं बना रही है मैडम, सीबीआई तो जिनके दबाव में वो तो काम कर ही रही है। दिल्ली के दबाव में ममता बनर्जी तो ही ना दबाव बना पाएंगे। क्या बात कर रही है मैडम? हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं, हम लोग उनके साथ बोल सकते हैं, भैया हमको बताइए क्या कारण है। आप जनता टीएमसी के प्रवक्ता रोमाना कुछ भी कहे, टीएमसी के प्रवक्ता मानव जी कुछ भी कहे, ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री के तौर पर 6 घंटा दफ्तर के बाहर बैठना या दफ्तर में बैठना है, जो भी वहां की यथास्थिति रही होगी, इसका कोई औचित्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज के घटनाक्रम से, और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये तो साफ है कि ये हलचलें अब बनी रहेंगी। मैं वो भी दिन का इंतजार करूंगा, देखना चाहूंगा कि जब, जैसे अवस्थी जी ने कहा कि चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या कोई भी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तब देखेंगे हम लोग उस समय को भी, जब वो कार्रवाई होती है तो दूसरे तरफ से क्या रिएक्शन होता है। अफसोस ये है कि मुझे ये सारा घटनाक्रम कम होने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आता है, और इसीलिए ये डीफोकस हो जाएगा कि इतनी बड़ी क्राइसिस की, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने पॉइंट को आपसे समय लेकर, कि कोरोना की स्थिति से पूरे देश की तरह पश्चिम बंगाल भी गुजर रहा है, वो 1% अलग नहीं है। तो ये पॉइंट एड्रेस जब तक न्यू दिल्ली और कोलकाता के बीच नहीं होगा, तब तक मेरा अपना मानना है कि ये स्थिति और ये घटनाक्रम चलते रहेंगे। मैं भी इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि कोई मुख्यमंत्री जो बहुत कम समय हुआ है जीत कर आए, वो जाए बैठकर वहां पर धरना देने के लिए, जबकि कोई कानूनी प्रोसेस की कार्रवाई हो रही है। आप उसको क्वेश्चन करिए, डेमोक्रेसी आपको ये अधिकार देती है, लेकिन फिजिकल प्रेशराइज करने का, फिजिकली उसका अधिकार नहीं देती। ये चीज की ममता बनर्जी को भी अपने भीतर देखना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। बिल्कुल मानव जायसवाल, आप इस पर जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अवनीजेश अवस्थी जी। सर, लेकिन वो जो आरोप बीजेपी पर लगते रहे कि साहब बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आप कितने भी भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हों, एक बार आप बीजेपी में जब जाते हैं तो वहां पर ऐसी धुलाई होती है कि बिल्कुल साफ शफाफ होकर आप निकलते हैं। तो वही हो रहा है क्या पर शुभेंदु अधिकारी के साथ, मुकुल रॉय के साथ? पूछताछ के लिए तो जरूर बुलाया, लेकिन सर अब देख लीजिए, अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जब आरोप पत्र दाखिल हो रहे हैं, तो ना शुभेंदु अधिकारी हैं सर, ना मुकुल रॉय हैं सर। क्यों सर? मुझे लगता है कि मुकुल राय, अभी जो आपके ग्राफिक्स में दिखा रहे थे, मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ हुई है। हो सकता है शुभेंदु अधिकारी से तब हुई है जो वो बीजेपी में नहीं। लेकिन एक बात बड़ी साफ की है, ये तो ठीक है कि कहा जाता है कि ये जो बीजेपी में जाता है कौन सी वॉशिंग मशीन है, लेकिन उससे पहले ठीक उससे पहले बीजेपी में जाने से पहले ये तो सर्टिफिकेट दे चुके होते हैं कि नहीं बिल्कुल ईमानदार है। टीएमसी के नेताओं के, तमाम नेताओं का बयान दिखा दूं जिन्होंने कहा था शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से ईमानदार है, उनका कोई हाथ नहीं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया। आप बदले, अगर बीजेपी ने बदली है तो आप भी तो बदले है ना। आप ये बताइए किस पर भरोसा करें? आपने भी तो उनको सर्टिफिकेट दिया था बिल्कुल ईमानदार होने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पहली बार बात नहीं हुई है, अगर सीबीआई वहां पहुंचती है तो सीबीआई के अधिकारियों को कोलकाता में वहां की पुलिस नजरबंद करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां के पुलिस कमिश्नर से बंगाल में बात नहीं हो सकती, आसाम में जाकर के उनसे पूछताछ होगी। ये स्थितियां हैं वहां पर, इनको स्वीकार करना चाहिए। और फिर अब तक इन्होंने जवाब नहीं दिया मानव जी ने कि अरे भैया 6 घंटे अगर उनको इतनी, हालांकि वो मुस्कुराने लगे उस बात पर जरा सी संवेदना दिखाने के बाद, उनको ये बताना चाहिए था, उनको ये मानना चाहिए था कि इस समय ममता बनर्जी कानून की लड़ाई लड़े, वकीलों के थ्रू अदालत में जाएं, सीबीआई की गलती को पकड़ें, और खुद वे एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के नाते कोरोना पर, कोविड पर अपना ध्यान केंद्रित करें, पश्चिम बंगाल के नागरिकों की जान की और माल की सुरक्षा। जवाब देती हूँ सर। आइए मानव जी, आइए प्लीज। बहुत वैलिड पॉइंट है मैडम, बहुत वैलिड पॉइंट है मैडम। ये जैसे बता रहे हैं कि कोविड के लिए संज्ञान लेने के लिए बहुत वैलिड पॉइंट है मैडम, लेकिन ये दिल्ली वालों को नहीं बोल पाएंगे, ये यूपी वालों को नहीं बोल पाएंगे, क्या कि वहां पे इनकी तो फुस हो जाएगी, क्या कि गुजरात वालों को भी नहीं बोल पाएंगे।
डबल इंजन सरकार है, कभी उनसे भी प्रश्न कर लें। सर आप नहीं हो बंगाल पाएगा। वालों को कहाँ ममता बोल पा रहे बनर्जी हैं? आपका भी तो वही हाल है, तो आप काम भी कर रहे बंगाल हैं वालों को मैडम। नहीं बोल पा रहे हैं, आप भी यूपी वालों को बोल रहे हैं, आप भी गुजरात वालों को बोल रहे हैं, मतलब आप लोग सब एक जैसे लगते हैं सर मुझे। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर आप लोगों को जब फासले से देखती हूँ ना सर, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं लगता आप लोगों में। सीरियसली मैं सही बता रही हूँ, प्रदीप जी भी मुस्कुरा रहे हैं और अभिज्ञान जी भी मेरी बात पर, मतलब आप लोग सब एक जैसे लगते हैं सर। आपके पास जो दूरबीन है वो बंगाल आते हैं तो धूमिल हो जा रही है। थोड़ा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कीजिए। जिस तरीके से हम लोग केसेस के लिए तत्पर लड़ रहे हैं, जिस तरीके से 8 फेज ऑफ इलेक्शन के लिए हमने बार-बार क्वेश्चन करी, कोई मीडिया आके नहीं बोली कि भैया 4 फेज में इलेक्शन करवा लीजिए। कोई अग्निवेश जी उस समय खड़े नहीं हुए कि 4 फेज में इलेक्शन करा लीजिए। सर आज तो मुद्दा ये है, आज तो मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रही है दीदी? आज तो मुद्दा ये है, भ्रष्टाचारियों को दीदी क्यों बचा रही है? आज तो मुद्दा ये है, आप कोरोना से प्रदेश को बचाइए ना सर। मुख्यमंत्री है, जनता ने इतने प्रेम से दोबारा से सत्ता में पहुंचाया है, उस जनता की फिक्र कीजिए ना सर। आप कहाँ भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग गए? 6-6 घंटे आप अपने जाया कर रहे हैं, ये सवाल है। हाँ कैसे भ्रष्टाचारी हो गए? मैंने आपने पहले से प्रूव कर दिया कि भ्रष्टाचारी हैं। ये सर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। नहीं आरोप होना मैंने, मैं आपके ऊपर कल आरोप लगा तो भ्रष्टाचारी हो जाएंगी। हाँ तो बताइए, अगर ये चीज है तो बता दीजिए, तो हम लोग उसी हिसाब से बात करेंगे। I would request you to refrain your word. They are not भ्रष्टाचारी, they are alleged. ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोपी। ठीक है, मैंने इसी बात को लेकर फुट टोका था अवनी जी अवस्थी जी को। मैं दोहराती हूँ दोबारा से अपनी बात को, भ्रष्टाचार के आरोपी, ठीक है ना? और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, ये तो वही सरकार है दिल्ली वाली जो सुप्रीम कोर्ट को बोल देती है कि ओवर जेलस मत होइए, ज्यादा भावुकता मत दिखाइए स्टेटमेंट देने के लिए। तब ये अग्निवेशी जैसे लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि लाशों का अंबार के लिए चुप है, क्योंकि इनकी सरकार है। देखिए मैडम, हमारी दीदी ने जो भी काम किया है, कार्यवीर है हम लोग। हर एक गली, हर मोहल्ले में हम काम कर रहे हैं, पुलिस ही काम कर रही है। हम अपने सर भ्रष्टाचार की भी जांच होने दीजिए ना सर। सवाल तो ये है कि भ्रष्टाचार की भी जांच होने दीजिए। उसमें रोड़े क्यों अटका रही है दीदी? लेकिन उसमें रोड़े क्यों अटका रही है? 6 घंटे तक क्यों? नहीं, निष्पक्ष में काम कर रही है दिल्ली सरकार की इलेक्शन कमीशन। सर निष्पक्ष जांच आपकी नजर में कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट आपकी नजर में निष्पक्ष जांच कौन कर सकता है? आपकी नजर में तो फिर सभी कटघरे में खड़े हुए हैं। आपकी नजर में कौन निष्पक्ष जांच करेगा? मैडम एक चीज बहुत सुंदर सी चीज है, ये जो पीएम केयर फंड है उसके लिए जेपीसी करवा दीजिए, वो भी निष्पक्ष हो जाएगा। जेपीसी नहीं हो सकती, आप नहीं पूछ पाएंगी। नहीं आप बंगाल पर देखिए, वही मैंने कहा ना कि आप लोग सब एक जैसी बात करते हैं। अब मैं यहाँ बंगाल की बात कर रही हूँ, मैं भ्रष्टाचार के आरोपियों की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ दीदी 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में क्यों बैठ जाती है? आप आ जाते हैं दिल्ली, आप आ जाते हैं यूपी, आप आ जाते हैं पीएम केयर्स फंड में। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, जरा सा ध्यान से प्रदीप सिंह जी को सुन लीजिए। प्रदीप सिंह जी को जरा सा सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आइए प्रदीप सर। मानव जी से मैं इतना ही कह रहा था कि वो जो संवेदना दिखा रहे हैं कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं उनके इलाज के प्रति, विजुअल साथ साथ में चल रहे हैं। जब ये बहस चल रही है, कलकत्ता की सड़कों पे दिखाई दे रहा है कि सरकार को कितनी चिंता है। जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, ये सब सर जो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, ये सब टीएमसी के समर्थक थे जो आज सीबीआई दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे, जहां पर टीएमसी की तरफ से सियासी तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता जो सीबीआई के दफ्तर के बाहर हुजूम बनाकर पहुंच गए। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो उसी सीबीआई दफ्तर के भीतर पहुंच गई। और देखिए जरा किस तरीके से इस कोरोना काल, संकट काल में ये टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम। ना यहां मास्क दिख रहा है प्रॉपर, 2 गज की दूरी तो आप भूल ही जाइए, एक दूसरे के ऊपर यहां पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं ये टीएमसी के कार्यकर्ता। और यहां पर बैठकर बातें की जा रही हैं संवेदनशीलता की, कोरोना से निपटने की। मैंने तो पहले कहा सर कि हाथ कंगन को आरसी किया और उनको अरेस्ट किया जा रहा है जो मदद कर रहे हैं, उसका भी हुजूम दिखाइए मैडम। जो ऑक्सीजन के लिए मर जा रहे हैं रास्ते में दिल्ली में, जहां इनकी सरकार है, जो सेंट्रल विस्ता बनाने में लगे हैं, ऑक्सीजन के खिलाफ सर अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर वो आपको छूट दे देता है कि आप भी गलतियां करो। वो आपको छूट दे देता है कि आप भी गलतियां करें, आपको छूट दे देता है कि आप भी कानून की धज्जियां उड़ाएं। आपको छूट मिल जाती है, आपको छूट मिल जाती है, दूसरों की गलतियों से आपको छूट मिल जाती है। सर इन्होंने ये हमारे देश के नागरिक हैं, ये आ गए भावुकता में, इनको पता चल गया ये दिल्ली सरकार शोषण करना चाहती है, इनको शासन से मतलब नहीं है, इनको शोषण करना है।
ये आ गए उस भावुकता में। अभी शासन, शोषण। अच्छा मैडम रास्ता बताइए सर, क्या बहुत करना चाहिए? इनको अरेस्ट करें? अरे इनको अरेस्ट करें, बोलिए इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। सर ये तो आप तय करेंगे, सर ये तो आप तय करेंगे। लॉकडाउन को लेकर नियम आप बनाते हैं बंगाल के अंदर, और अगर आपकी सरकार की बात आप ही के कार्यकर्ता नहीं मानते हैं तो क्या करना चाहिए? तो आप तय कीजिए ना सर, आप तय कीजिए। आप अपनी सरकार का इकबाल किस तरीके से बनाकर रखना चाहते हैं ये आप तय कीजिए सर, या फिर आप वहां पर पक्षपात करना चाहते हैं? जो आपके कार्यकर्ता है उनको पुचकारना चाहते हैं, वो अगर कानून की धज्जियां भी उड़वाएं तो भी आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आप तय कीजिए सर। इससे पता चलेगा कि आपकी कार्यशैली क्या है सर, ये आप तय कीजिए सर, ये आप तय कीजिए। मैडम हमारे सामने बुद्धिजीवी है, 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर भावुकता से अगर ये लोग आ जा रहे हैं और हम उनको मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वापस चले जाइए, अगर वो नहीं जा रहे हम क्या करें? अरेस्ट करें? हमने तो मारा। बहुत सही सर, बहुत सही। ऐसी भावुकता दिखाकर जो बंगाल में हिंसा हुई है ना, उससे भी आप लोग पल्ला झाड़ते आए सर। ये भावुकता की ढाल बनाना छोड़ दीजिए सर, ये भावुकता की ढाल बनाना छोड़ दीजिए उन लोगों के लिए जो बंगाल में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं। ये गुंडे हैं सर जो सत्ता की शय पर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ये फर्क करना सीखिए आप, ये फर्क करना सीखिए आप, ये फर्क करना सीखिए आप। ये जो सत्ता की शय पर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं ना सर, ये भावुक नहीं है, ये गुंडे हैं सर। ये फर्क करना आप सीखिए। आइए अभिज्ञान जी, क्रिमिनल है। अभिज्ञान जी प्लीज आइए। नहीं मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं अपने बस 4-5 सेकेंड, उपाय आपको बताया जाएगा, आपको उपाय बताया जाएगा। चुनाव से पहले, अरे मानव जी जरा बोल लेने दीजिए भाई, मानव जी जरा बोल लेने दीजिए। चुनाव से पहले आपने सही कहा था, स्लोगन था खेला होबे। मैं सिर्फ 2 बात बोल रहा हूं, ये खेला विल कंटिन्यू और इसमें और भी बहुत से ट्विस्ट आएंगे। और ये कहते वक्त मुझे आधा क्या 0.1% भी अच्छा नहीं लग रहा है आज के हिंदुस्तान के हालात देखते हुए। सही बोला सर। मैं आपके जी जल्दी से प्रदीप जी, समय मेरे पास कम है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मानव जी जो कह रहे हैं कि ये भावुक लोग हैं, भावुकता में आ गए हैं, तो ये कैसी भावुकता है जो भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ है, जिनकी हत्या हो रही है, वहां ये भावुक लोग क्यों नहीं पहुंचे उनको बचाने के? मैंने नहीं कहा भ्रष्टाचारी है, मैंने कहा भ्रष्टाचार के आरोपी है सर। सबको आरोप उनके लिए भावना है, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनकी हत्या हो रही है, उनके लिए कोई भावना ही नहीं है। कैसे भावुक लोग हैं जो अपने ही नेता की अपील सुनने को तैयार नहीं है? बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने कहा कि भावुकता की ढाल मत बनाइए इन लोगों के लिए जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं ना, उनको भावुक कहकर बचाव प्लीज मत कीजिए। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस तरीके से आप उनका बचाव करेंगे तो आप ऐसे लोगों को शय देने का काम करेंगे। मानव जायसवाल, आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, मैं एक बार फिर से आपसे यही अपील करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इस वक्त कोरोना से जुड़ी दिल्ली से एक बड़ी और राहत भरी खबर। दिल्ली में कई हफ्तों के बाद पहली बार 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 5000 से भी कम सामने आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 4524 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण दर घटकर 8.42% पर आ गई है। हालांकि देखिए, मरीजों की मौत के मामले में अभी कमी नहीं आई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 320 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राहत की बात यह जरूर है कि 24 घंटे में 10,918 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे हैं, ठीक हुए हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मरीज दिल्ली में 5000 से भी कम सामने आए हैं। तो दिल्ली के आंकड़े ये बता रहे हैं कि दिल्ली में कम से कम फिलहाल कोरोना काबू में नजर आ रहा है, लेकिन बेहद एहतियात बरतिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तूफान ताउते को लेकर एक बड़ी और अहम बैठक की है। ताउते को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये जो अहम बैठक है वो सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए की गई है। ताउते को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार नजर बनाए हुए हैं। सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री की तरफ से यह बड़ी बैठक की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मुंबई में फिलहाल रात 8 बजे तक हर तरीके के फ्लाइट ऑपरेशंस बंद रहेंगे। मुंबई एयरपोर्ट रात 8 बजे तक के लिए बंद रहेगा।
पहले 6 बजे तक का समय था, इसे बढ़ाकर अब रात 8 बजे तक कर दिया गया है। रात 8 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पर किसी तरीके की कोई आवाजाही नहीं होगी। तो हवाई यातायात मुंबई में पूरी तरीके से बंद रात 8 बजे तक रहेगा। ताउते तूफान की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस को रोका गया है। पहले शाम 6 बजे तक किया गया था, लेकिन अब बढ़ाकर 2 घंटे और रात 8 बजे तक इसे कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट रात 8 बजे तक बंद। सभी फ्लाइट ऑपरेशंस रात 8 बजे तक के लिए मुंबई में बंद।